एक बार फिर स्वागत है आपका रुद्र क्लासेस ऐसे में। जैसा कि आपने देखा है अभी तक कि हमने हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसके 3 पार्ट कर लिए हैं। तो आज हम जो पार्ट लेके आए हैं वो हमारा है भाग 4 पार्ट 4। तो उससे पहले स्वर व्यंजन और उसके बाद में थोड़ा और उसका विस्तार वगैरह हमने पढ़ा। तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम जो शुरू कर रहे हैं हमारा व्यंजनों का एक प्रकार, जिसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे आज स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। तो ध्यान दें कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जैसा कि नाम से ही पता है कि प्रथम चरण इनका स्पर्श का होता है। फिर जब हवा को थोड़ा रुकावट के साथ, बाधा के साथ बाहर निकल और संघर्ष करना पड़े तो संघर्षी, इस प्रकार इसका जो नाम दे दिया गया है वो क्या दे दिया गया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यानी प्रथम चरण में स्पर्श का होता है, जैसे कि हमने पढ़ा इससे पहले स्पर्श जो हमारे व्यंजन है कैसे लेकर मैं तक। उसके बाद उन 25 व्यंजनों में कुछ ऐसे व्यंजन है जिनका हम उच्चारण करेंगे तो थोड़े अन्य व्यंजनों की अपेक्षा घर्षण ज्यादा होता है, रगड़ ज्यादा लगती है, इसलिए उनका एक अलग नाम है। तो वो स्पर्श भी उनका एक अलग नाम और दे दिया गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हमारे, तो च, छ, ज, झ और अय। च, छ, ज, झ और अय, इन व्यंजनों का क्या नाम दिया जाता है, स्पर्श संघर्षी नाम दिया जाता है। यदि मान लो प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श और कौन सा स्पर्श संघर्षी है, तो ध्यान देना कि कैसे लेकर तो मैं तक है वो सारे स्पर्श हैं जिनके अंदर ये भी आपके व्यंजन आएंगे। किंतु यदि वो ये कहता है कि स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, तो सिर्फ आपकी जो च वाली लाइन है जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, तालव्य व्यंजन जिसे कहा जाता है, वो ही किसमें आएगी, स्पर्श संघर्षी में आएगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्या नाम है, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन का मतलब वही सेम बात हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर जो मुंह से हवा निकलती है वो थोड़ी लगड़ के साथ, थोड़ी रुकावट के साथ या बाधा थोड़ी ज्यादा आती है, तो उन व्यंजनों को क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यानी हवा को निकलने के लिए जब थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है तो उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, संघर्षी व्यंजन नाम दे देते हैं। इससे पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं इस व्यंजनों को, वहां पर हमने इनका एक अन्य नाम पढ़ा था, इनका संघर्षी व्यंजनों का एक अन्य नाम पढ़ा था, तो वो नाम क्या था आपका, ऊष्मीय व्यंजन। अब ध्यान दें उन्हीं का एक अन्य नाम यहाँ पर क्या दे दिया गया है, संघर्षी व्यंजन दे दिया गया है। तो कौन कौन से व्यंजन हो जाएंगे, श, स और है, ये 3 क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। हमने पहले पढ़ा था जब व्यंजनों का प्रकार, जब 3 प्रकार बांटे थे तो वहां इनका नाम क्या पढ़ा था हमने, ऊष्मीय व्यंजन। इसके साथ साथ इनके अंदर और भी जोड़ दिए गए हैं 3 विदेशी ध्वनियां, हिंदी की हमारी जो पुस्तक है उसमें ये दिए गए हैं, ख, ज और फ। कौन कौन से 3, ख, ज और फ। इन ध्वनियों को कहते हैं आगत ध्वनियां। क्या कहते हैं, आगत। आगत ध्वनियों का मतलब क्या होता है, जो दूसरी भाषा से अपनी हिंदी के अंदर आई है। तो ये अपनी फारसी की है, मुख्यतः 5 है ये, क, ख, ज और फ। ठीक है, इसके अंदर ध्यान दे अपने कि 5 है ये कुल मिलाकर, क, ख, ग, ज और फ। तो उनमें से 3 आपकी दी गई है पुस्तक में, 3 ही दी गई है, तो हम यहाँ 3 ही पढ़ते हैं। और ध्यान दें कि यदि प्रश्न आता है, मान लो कि वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो लगभग ये होगा कि ये जो 3 ध्वनि आपके दी गई है तो इनको वो नहीं लेता है एग्जाम के अंदर। अब ध्यान दें आगे, नंबर 3 नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन का मतलब कि वो वर्ण
या वो ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। नासिकीय का मतलब नासिका, नाक, यानी जिनका उच्चारण किसके द्वारा करेंगे? नाक के द्वारा। तो अब कौन से वर्ण हैं हमारे जो नासिकीय कहलाते हैं? तो ध्यान दें, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? नासिकीय कहलाता है। अब पांचवा कौन सा है? नग, ठीक है, आय, अण, न और मैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? नासिकीय कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है। अब इनके बारे में आपको मैं एक अच्छी सी बात बताता हूं, ध्यान दे थोड़ा सा, कि ये दो वर्ण है आपके, कौन से? नंग और आय। महत्वपूर्ण है बहुत, नहीं भी होगी कई स्टूडेंट्स के लिए, कि नंग और आय, इन दोनों वर्णों से किसी का भी नाम शुरू नहीं होता। क्या कहेंगे? नाम शुरू नहीं होता। किन दो वर्णों से? नग और अय, इन दोनों से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, यानी किसी का भी कोई नाम है मान लो, तो वो इन दोनों वर्णों से शुरू नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दोनों वर्ण कभी भी शब्द में पूरे नहीं आते हैं। क्या कहने का मतलब? ध्यान से समझना, पूरे नहीं आते। कौन से दो वर्ण? नग और अय, ये दोनों जो वर्ण हैं कभी भी किसी भी शब्द में पूरे नहीं लिखे जाएंगे। ध्यान से आप कहीं देख लेना, ये दोनों कहीं लिखे हुए तो पहले लगभग है 99%, 100% ये दोनों पूरे नहीं मिलेंगे। हमेशा क्या आएंगे ये? या तो आपको ये अनुस्वार में मिलेंगे, या ये आपको स्वर रहित वर्ण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? या तो ये अनुस्वार में मिलेंगे, या आपको ये स्वर रहित वर्ण मिलेंगे। अब ध्यान में, जैसे मान लो, हमें पता कैसे लगे कि कौन सा है ये पांचवा? अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोई भी हम नाम लिखते हैं वो अनुस्वार में आता है, कोई भी अनुस्वार आपके, तो कैसे पता लगे कि वो कौन सा पांचवा होगा? वो किसी वर्ग का पांचवा है। जैसे मान लो हम एक समझ लेते हैं, यहाँ पर संजय लिखा हमने। अब इस संजय शब्द के अंदर आप ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? अनुस्वार देख रहे हैं। अब हमें ये पता तो है कि ये किसी भी वर्ग का क्या है? पांचवा वर्ण है। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण है कौन सा पांचवा? नग है, अय है, अण है, न है या मैं है। तो आप खुद एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको, रोक कर देखें कि पांचों में से ये जो अनुस्वार है वो कौन सा है। और ध्यान दें, जिस पर अनुस्वार लगा हुआ होता है वर्ण या अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है। अनुस्वार लगा है, किसी भी लाइन का पांचवा है, तो कैसे पता लगे? तो इसको ध्यान रखें कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, कहने का क्या मतलब हुआ? जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उससे आगे का वर्ण देखिए आप। जिस पर अनुस्वार लगा है उससे क्या करें? आगे का वर्ण देखें, वो उस लाइन का पांचवा है। जैसे अनुस्वार किस पे लगा है? स के ऊपर। अब इससे आगे क्या है हमारे पास? यहाँ जय है। तो इस जय वाली लाइन का पांचवा, यानी हमारे जो तालव्य वर्ण है जय, छ, जय, उसी लाइन का पांचवा यानी कौन सा है हमारा? ये अय वर्ण है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, संजय। ठीक है। अब कईयों के दिमाग में ये होगा कि स, न, जय, शायद ये पांचवा होगा, क्योंकि ये पांचवा क्या है? गलत है। हमें देखना है कौन सा पांचवा है। तो जिस पर अनुस्वार लगा उसके आगे जाकर हम देखेंगे उसी लाइन का क्या होगा? पांचवा होगा। जैसे एक सब और देखते हैं अपने, अमूमन हम लिखते हैं इसको, दिनांक लिखा है हमने, तो अब ये न के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, हमें पता करना है कि ये अनुस्वार कौन सा वर्ण है हमारा। तो आप आगे देखिए क्या है? क है। तो इस क वाली लाइन का पांचवा कौन सा? नन है। तो ये पांचवा वर्ण है। आपने कई बार देखा होगा
ऐसे लिखा हुआ, दिनांक को भी लिखते हैं ऐसे। ऐसे लिख देते हैं दिनांक को, फिर हम ये समझते हैं पता नहीं है क्या लिख दिया है यहाँ पर। तो सही समझ क्या है, ये पंचम वर्ण है जिसके ऊपर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अनुस्वार के रूप में लिख सकते हो। सही कोशिश यही होना चाहिए। यदि कोई पांचवा वर्ण है 1 से 4 का जो नियम चलता है आपको बताऊंगा मैं, उसमें आप हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग करो। आ जाओ यहाँ पर, नंगा और अय की बात क्या की हमने दोबारा, नाम शुरू नहीं होता, पूरे नहीं आते हैं, हमेशा किसमें आएंगे, या तो अनुस्वार में या स्वर रहित वर्ण। उसके बाद ये, ठीक है, ध्यान दें, इससे नाम शुरू नहीं होता। ये अणय है जो हमारा, इससे भी किसी का भी नाम शुरू नहीं होता। उसके बाद में ये कहता है शब्द में पूरा भी आ सकता है और अनुस्वार में भी लिखा जा सकता है, दोनों बातें। और अनुस्वार में भी लिखा जा सकता है, शब्द में पूरा भी आ सकता है और अनुस्वार में भी लिखा जा सकता है। जैसे हमने मान लो समझ लिया गणेश, अब इस गणेश के अंदर ये अणय क्या है, पूरा है। इससे पहले हमने नग और अय पढ़ा, इसमें कभी पूरा नहीं आता, किंतु ये अणय आपका पूरा आ सकता है, किंतु किसी का नाम शुरू नहीं होता। इससे अनुस्वार में भी आ सकता है, जैसे हम एक समझ लेते हैं यहाँ पर दंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अनुस्वार में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नए को अनुस्वार के रूप में, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप क्या रह गया हमारे पास, न और मैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, ये शब्द में पूरे भी आ सकते हैं, पूरे भी आ सकते हैं, छोड़ करके लिख रहा हूं थोड़ा, शब्द में पूरे भी आ सकते हैं और अनुस्वार में भी आ सकते हैं। इनसे किसी का नाम भी शुरू हो सकता है। शब्द में पूरे भी आ सकते हैं, नाम भी शुरू हो सकता है, अनुस्वार में भी आ सकते हैं। कौन से दो वर्ण, न और मैं। जैसे हम लिखेंगे नमन, नाम शुरू हो रहा है, पीछे भी आ रहा है। जैसे हम लिखेंगे मनन, मैं, नाम भी शुरू हो रहा है, ठीक है। अनुस्वार में भी आ सकते हैं, आधे अक्षर भी आ सकते हैं, सब कुछ। तो ये 5 हमारे वर्ण है यहाँ पर। कौन से लिए हमने, नासिकीय वर्ण। कौन कौन से, नग, अय, मैं और मैं। इन 5 की ये थोड़ी खासियत है, आप थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में नंबर 4 कौन से पढ़ेंगे, उत्क्षिप्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का मतलब क्या है, फेंका हुआ। यानी ये वो वर्ण है जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसे लगता है कि हम उनको झटके के साथ बाहर फेंक रहे हैं। हमारी जो जीवा है, जीभ है हमारी, वो हमारे ऊपर जो मूर्धा तालव्य जिसे कहेंगे, तालव्य के 2 स्थानों से स्पर्श करती है। जैसे मान लो कि हम यहाँ कहते हैं हमारे ऊपर दांत है, हमारी मूर्धा से लेकर काका लेकर है हमारे हिस्सा, यहाँ वो स्पर्श करती है। पहले बैक स्पर्श करके झटके के साथ आगे आती है। इसे क्या कहेंगे नाम, 2 ध्वनियां बता देता हूं पहले, कौन कौन सी है, अड़य, दूसरी कौन सी है, अढ़य। यानी अढ़य, अढ़य यानी जीभ है आपकी, अढ़य, अढ़य राउंड होकर मुड़ती है जब, तो क्या कहलाता है,
उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब फेंका हुआ, झटके के साथ बाहर फेंकना। अब उसका उच्चारण अचानक होता है, जैसे बिजली चमकती है आकाश के अंदर, ऐसे लगता चमकी अचानक गायब हो गई। अचानक इस प्रकार जब फेंका हुआ बिजली के समान गति होने के कारण तो इनका एक अन्य नाम क्या दे दिया जाता है, ताड़न जात। क्या नाम दिया जाता है, ताड़न जात। तड़ित बिजली, ताड़न जात नाम दे दिया जाता है। नीचे इनके नुक्ता लगी हुई है, एक तो मूर्धन्य व्यंजन है ढ और ढ, इनके नीचे नुक्ता लगी होने के कारण इनको एक अन्य नाम और दे दिया जाता है, क्या, द्विगुण व्यंजन। क्या नाम दे दिया जाता है, द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं। अब बात आती है महत्वपूर्ण सबसे कि चलो ठीक है कि उत्क्षिप्त, फेंका हुआ, ताड़नजात, बिजली के समान गति होने के कारण नुक्ता लगी है, द्विगुण व्यंजन, ये तो कह दिया। अब हमें पता कैसे लगे कि कहां पर ये दो वर्ण आएंगे द्विगुण वाले उत्क्षिप्त, कहां पर आपके मूर्धन्य ड और ढ आएंगे। तो ये आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना कि अमूमन क्या होता है कि ये जो वर्ण है ना आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, अढ बोलते हैं, अढ, इस शब्द का, इस वर्ण का प्रयोग तो लगभग किसी भी शब्द में हर किसी के द्वारा सही किया जाता है, लगभग मान के चलेंगे हम। गलती सभी यहाँ करते हैं। गलती कहाँ करेंगे, अढ पर। अढ को तो क्या करेंगे, सही लिखेंगे। अढ को क्यों सही लिखेंगे, क्योंकि कारण ये हो जाता है कि सभी लगभग व्यक्ति क्या है, इस अढ को क वाली लाइन का पांचवा वर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं, आप भी अपने दिमाग में देखना कि क वाली लाइन का पांचवा कौन सा, ये कौन सा वर्ण मानते हैं, ये। क्या नाम दे दिया इसको, नंग। जबकि हम इसे क्या बोल देते हैं, हमें बचपन ये पढ़ाया था, अड़े खाली। क्या दूसरा वाली लाइन पढ़ी, लास्ट में क्या पढ़ा, अड़े खाली, जबकि ये अड़े नहीं है। अड़े कौन सा है आपका, ये है। उसके जो नुक्ता लगी हुई है वो इधर इसके साइड के अंदर लगी है, जबकि इसके जो नुक्ता लगी है वो कहाँ लगी है, नीचे लगी है। बहुत अंतर है इस वर्ण के अंदर। अब इसको तो सही लिखेंगे सारे, गलत तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको हम क्या मानते हैं कि ये पांचवी लाइन है। जैसे हमने कहा, लिखिए जी लड़ाई, लिखिए, सारे ऐसे लिखेंगे, लड़ाई, लड़ाई 100% ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे। कारण वही पहले बताया कि हम तो इसको अड़ाई खाली समझते हैं, इसके नीचे। यदि आप उसको अड़ाई खाली समझते हो तो उसके नुक्ता कहाँ आएगी, एक साइड में। और हमें ये भी पढ़ के आए हैं, ये जो वर्ण है आपका अड़ाई खाली, कभी भी शब्द में पूरा नहीं आता, हमेशा क्या आता है, अनुस्वार में आता है। तो फिर ये क्या है, दिक्कत कौन से में आती है, लगभग इसके अंदर। तो हम बात करेंगे आज कैसे पता लगे कि कै वाली लाइन का पांचवा नंगे आएगा या ये उत्क्षिप्त आपका अढ और अढ आएगा। ध्यान दें, नंबर एक बात कि इन दोनों से यदि कोई नाम शुरू हो रहा है तो हमेशा मूर्धन्य ड और ड का प्रयोग होगा, उसके नीचे नुक्ता नहीं आएगी। दोबारा सुने बात कि यदि आपके इन ड और ढ, अड और अढ से कोई नाम शुरू हो रहा है तो उत्क्षिप्त न आकर आपके मूर्धन्य जो व्यंजन है कौन से ड और ढ वो आएंगे। जैसे हमने लिखा कि डमरू, तो ड आपका उत्क्षिप्त नहीं आएगा, मूर्धन्य ड आएगा। जैसे हमने ये लिखा ढक्कन, तब ये आपका मूर्धन्य आएगा। इन दोनों के नीचे आपके ये नुक्ता नहीं आएगी। यानी क्या बात हुई, नाम शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2। अब दोनों क्या आने चाहिए, ये आपके बीच के अंदर आने चाहिए दोनों। बात आई समझ में कि ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, बीच के अंदर। किंतु बीच में होने पर भी इनके आगे स्वर रहित वर्ण नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों बीच में है तो इन दोनों के आगे स्वर रहित वर्ण नहीं होना चाहिए। यानी वर्ण पूरा होगा तभी नीचे नुक्ता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे हमने लिखा
अड्डा। क्या लिखा हमने? अड्डा लिखा। तो अब इस अड्डा के नीचे इस क्या नीचे ये जो नुक्ता है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके आगे आप देखेंगे आपके स्वर रहित वर्ण है। आ रही है बात समझ में? अभी हमने लिखा एक दंड, दंड लिखा, तो इसके नीचे भी हम नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है आपका पंचम वर्ण स्वर रहित है। उसके बाद में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों वर्णों के आगे कोई उपसर्ग नहीं आना चाहिए। यदि उपसर्ग है तो अब इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए निडर। अब निडर समझ में देखेंगे कि बीच में आ गया, चलेगी बात। आगे कोई आधा अक्षर भी नहीं है, चलेगी बात। तो क्या इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हैं? यदि उपसर्गों का ज्ञान है तो नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है कि इनके आगे क्या नहीं होना चाहिए, कोई उपसर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे सुडौल। अब सुडौल के नीचे भी आपके नुक्ता है, उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सु क्या होता है? उपसर्ग होता है। और यहाँ कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। उसके बाद में नंबर 4 लास्ट, अंग्रेजी का शब्द नहीं होना चाहिए। कोई भी अंग्रेजी का शब्द है उसमें डे और डे का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें नुक्ता का प्रयोग आपने नहीं करना है। जैसे देखिए रेडियो। अब इस रेडियो शब्द के अंदर नीचे नुक्ता है, उसका प्रयोग नहीं होगा। बाकी नियम सारे पूरे कर रहे हैं, किंतु फिर भी नुक्ता नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि रेडियो कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। उसके बाद में एक शब्द है, लगभग सारे इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग करते हैं, रोड। अब रोड शब्द के नीचे भी नहीं होगा। ये रोड आपका क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। तो आप इन 4 नियमों का पालन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किसके नीचे नुक्ता आएगी और किसके नीचे नुक्ता नहीं आएगी। इसमें मैंने आपको पहले कहा, इसमें लगभग सबका सही होगा, ध्यान यहाँ देना है। जैसे हमने कहा पढ़ना। अब इस पढ़ना शब्द के अंदर पढ़ाई के अंदर नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे, लगभग नहीं करेंगे, जबकि होना चाहिए। गढ़ शब्द जिसे किला बोलते हो, गढ़। अब इसके अंदर डै के नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हमने क्या पढ़ा? उत्क्षिप्त महत्वपूर्ण है। कौन से 2 वर्ण हैं? अडय और अढय। ये 2 आपके हैं मूर्धन्य टै वाली लाइन के, डय और ढय। ये है उत्क्षिप्त, अढय और अढय। ठीक है, अब ध्यान दे, आगे पढ़ेंगे नंबर 5। संयुक्त व्यंजन। जिस प्रकार संयुक्त स्वर थे ए, आई, ओ, औ, उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में 4 ही संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4। श, त्र, ज्ञ और श्र। हिंदी में कितने संयुक्त स्वर माने गए हैं? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अलावा भी हैं। कौन कौन से हैं? द्वय, द्वय, जय। यानी कहने का मतलब जो 2 विपरीत व्यंजनों से मिलकर बने तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से? वैसे वो भी हैं, किंतु 4 ही हमने माने हैं जो पढ़ते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है,
क्षय किससे मिलकर बनता है? कै प्लस स से क्षय, ठीक है। त्रय किससे मिलकर बनता है? कै प्लस र से। ज्ञ किससे मिलकर बनता है? जय प्लस अय से। और ध्यान दें इस ज्ञ का उच्चारण हम ज्ञ करते हैं, एक बात समझ लें, ज्ञ, जबकि यह उच्चारण शुद्ध नहीं होता, जबकि बचपन से यही पढ़ते हैं ज्ञ ज्ञानी ज्ञ ज्ञ, जबकि ज्ञ नहीं होता। ये किससे मिलकर बनता है? जय प्लस अय से, यानी नासिकीय ध्वनि जय वाली लाइन की 5 तो इसका शुद्ध उच्चारण जय होता है। क्या है? जय। जबकि हम जय बोलते हैं तो अमूमन होता है कि विपरीत पढ़ा हुआ है, आपने जय पढ़ा है तो लगता है कि जैसे पता नहीं गलत क्यों बोल रहे हैं। सही शुद्ध उच्चारण तो जय ही है, ठीक है। अब आप पर है कौन सा उच्चारण करते हो, तो ये जय हो जाएगा। ये किससे बना है? श प्लस र से। और ये महत्वपूर्ण है, पटवारी वाले एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम है। जब आप शब्दकोश टॉपिक करेंगे इसके बाद में, जब खत्म हो जाएंगे ये चैप्टर, तो वहां ये चीज आएगी इनका उच्चारण कहाँ पर होता है या कहाँ पर इनका लेखन होता है, ठीक है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? क्षय है, कै प्लस स से मिलकर बनता है। यदि आपको ऐसे भी दे दे लिखकर तो भी चलेगा, किंतु ध्यान रखें कि ये ए जो स्वर है वो स के अंदर है। तो वैसे 4 टाइप इसके क्या बनते हैं? कै प्लस स, कै प्लस स, कै प्लस स, कै प्लस स। कि क्षय जो वर्ण है उस वो कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है? तो ये 4 टाइप बन जाएंगे, पता होना चाहिए। याद तो कर लेते हैं हम कि क्षय कै प्लस स से मिलकर बनता है जी, किंतु कौन से कै प्लस स से? कै आधा या कै पूरा, स आधा या स पूरा? तो ध्यान रखना इसको कि कै क्या होगा? आधा, स क्या होगा? पूरा। वैसे तो यदि ऐसे आता है तो ये सही है, फिर इसको काट कर ये यहाँ कर देता है तो वो गलत हो जाएगा। तो कै क्या है? आधा, स पूरा है, ये लिखा होता है तो ये भी सही है। जैसे यहाँ देखो कै आधा स पूरा, तो ये सही है। यहाँ क्या किया? दोनों पूरे कर दिए, गलत। यहाँ कै पूरा कर दिया, स आधा कर दिया, गलत। यहाँ दोनों ही आधे कर दिए, गलत। तो सही क्या हुआ? कै प्लस स, कै आधा स पूरा, ठीक है। इसी प्रकार त्रय, कै प्लस र, जय, जय प्लस अय, श्रय, श प्लस र, ठीक है। उसके बाद में है नंबर 6 पर द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण क्या होता है? वे वर्ण या वे व्यंजन जो समान व्यंजन के साथ मिलकर बनते हैं, 2 होने चाहिए, समान है तो वो क्या कहलाएंगे? द्वित्व कहलाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा दोनों अलग अलग है, विपरीत है, तब तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जब वो समान है तो क्या कहलाएंगे? द्वित्व वर्ण कहलाएंगे। व्यंजन कहेगा आप इसको द्वित्व, समझ ही चल जाएंगे। जैसे हमने लिखा बच्चा, अब बच्चा शब्द के अंदर च और च समान वर्ण है, तो यहाँ द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ है। जैसे लिख सकते हैं हम कच्चा, तो कच्चा शब्द में यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? द्वित्व वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो अब ये हमने 6 पढ़ लिए यहाँ पर, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, नासिकीय, उत्क्षिप्त, संयुक्त और द्वित्व वर्ण। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। कल जो पार्ट 5 आएगा उसके अंदर इस हमारी वर्णमाला जो टॉपिक है उसका सारा कंक्लूजन हो जाएगा, कोई शेष रही बातें वो भी हम उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा वर्णमाला टॉपिक था। इसके बाद सर अपने शब्दकोश टॉपिक लेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है, पढ़िए आप मन लगा के। यदि आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट्स कीजिए, यदि आपको कोई प्रश्न वगैरह पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में चले जाइए, आप वहाँ कोई भी बात आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस पर अपने वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।